तो आज हम लोग वर्ण में लगने वाले बिंदु पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि कभी कभी वर्णों में बिंदु का प्रयोग ऊपर होता है, कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है, कभी नीचे होता है। आखिर इसका महत्व क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण में लगने वाले बिंदु, एक प्रकरण बना ले या टॉपिक बना ले आप लोग। वर्ण में लगने वाले बिंदु चिन्ह का महत्व। ये टॉपिक है तो छोटा लेकिन बहुत कारगर है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, सपोज डेट मान ले कि ये एक वर्ण है, तो कभी कभी बिंदी इसके ऊपर लगती है, कभी दाएं लगती है, कभी बाएं लग जाती है और कभी नीचे लग जाती है। तो आखिर इनके बिंदु का भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग होने का महत्व क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, कारण क्या होता है, तो इसको हम लोग देखें। जैसे कि शुरू करते हैं हम लोग ऊपर से ही। जैसे कभी कभी आपने देखा है कि ये बिंदु ऊपर लगता है, तो ये दिमाग में रखेंगे कि ये जब ऊपर लगेगा, तो जैसे हम स्वर पढ़े हैं तो स्वर में एक शब्द सुने होंगे अयोगवाह। हमारे दोस्त बताते हैं कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है। और बहुत अच्छी बात है कि आप बताएं कि अयोगवाह की संख्या 2 है, लेकिन ये नहीं कोई बता पाता है कि अयोगवाह कहते किसे है। तो इसको देखें, इसे तोड़ दें तो अ योग आ प्लस वाह 3 शब्द है। अ मने न हो, योग मने जोड़ से, वाह मने वहन, अर्थात वे वर्ण जिनका वहन न हो तो किसके कारण, व्यंजन के कारण। अर्थात वे वर्ण जिनका वहन या जिनका प्रयोग व्यंजन के साथ न होता हो, उन्हीं को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अब यह एक समस्यात्मक प्रश्न है कि बच्चे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यह सत्य है। यह सत्य इसलिए है कि जैसे आप पढ़े हैं स्वर, आज स्वर की संख्या कितनी, 11। तो स्वर का प्रयोग जब होगा दोस्तों, तो विश्वास माने 100% श्योर एंड सर्टेन है कि स्वर का प्रयोग जब होगा तो या तो स्वतंत्र होगा, यदि स्वतंत्र नहीं हुआ तो व्यंजन के साथ होगा, व्यंजन के साथ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। स्वर का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो या तो वो स्वतंत्र होता है और नहीं तो व्यंजन के साथ होता है। लेकिन अयोगवाह वर्ण आते तो स्वर की श्रेणी में है, लेकिन इनका प्रयोग कभी भी व्यंजन के साथ हो ही नहीं सकता। अयोग और वाह अर्थात वे वर्ण जिनका वहन व्यंजन के साथ संभव न हो, उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की खासियत होती है कि जब ये लगेंगे स्वर के साथ लगेंगे, जब लगेगा स्वर के साथ ही लगेगा। जैसे हम लिखते हैं कंठ, अब इसे उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे लिखते हैं कंठ और एक जगह आप लिख दें राम, यदि इसका उच्चारण के साथ साथ हम लोग वर्ण विच्छेद कर देते हैं, तो र का वर्ण विच्छेद करें तो इससे आ निकाल लें और म से क्या निकाल देंगे, अ निकाल देंगे। अब देखिए इस स्वर का प्रयोग किसके साथ हुआ, व्यंजन के साथ हुआ। यही आम लिख देंगे तो आम में आ का स्वतंत्र प्रयोग हुआ, जबकि म में अ स्वर का प्रयोग हुआ है। ये तो आपको क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है विजय शंकर जी। लेकिन देखिए अनुस्वार जब भी प्रयोग होगा स्वर के साथ होगा। जैसे ये हम लिखे हैं कंठ, तो क से यदि म को अलग आप कर रहे हैं तो अ ऑलरेडी एक स्वर है, और इस अ पर आप किसका प्रयोग किए, अंग का प्रयोग किए, और ठ से अ निकालेंगे। तो ये दिमाग में रखेंगे कि अनुस्वार का या विसर्ग का जब भी प्रयोग होगा तो न कि वह व्यंजन के साथ, जब प्रयोग होगा तो फिक्स है कि स्वर के साथ। जैसे एक विसर्ग होता है, तब विसर्ग का भी प्रयोग जब भी होगा तो स्वर के साथ ही होता है, कोई शक नहीं है।
इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, अयुग्वा। तो जब इस बिंदी का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर, शिरोरेखा, इसे हम लोग बोलते हैं शिरोरेखा, तो शिरोरेखा के ऊपर जब भी इस बिंदी का प्रयोग होगा तो ये दिमाग में रखेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। इसको क्या बोलिएगा आप, अनुस्वार। और अनुस्वार की संख्या कितनी, 1 है। ये क्लियर। अब देखिए कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि यह बिंदी वर्ण के दाएं साइड में होती है, तो जब यह दाएं साइड में होगा तो इसको आप बोलेंगे अनुनासिक। ये अनुनासिक पंचमाक्षर के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसकी संख्या कितनी है, 1। कौन सा इसमें वर्ड आता है, तो ङ आता है। हम लोग उच्चारित करते हैं अंग। अरे सर सोचिए, अंग आप कह रहे हैं तो अंग माने क्या है, अंग। पहले कैसे आ गया, इसे शुद्ध उच्चारित करें, इसे आप बोलेंगे ङ। क्या हुआ, लास्ट में आना चाहिए। अब ये दिमाग में रखें कि अनुनासिक लिखे हैं, यहां अनुस्वार लिखे हैं। दोनों में अंतर क्या है, यह है अनुस्वार और यह है अनुनासिक। तो अनुस्वार वे वर्ण होते हैं, या अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय नाक से ज्यादा और मुख से कम ध्वनि निकले, उसे अनुस्वार बोलेंगे। और जिस वर्ण के उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा और नाक से कम ध्वनि निकलेगी तो उसे क्या बोलेंगे आप, अनुनासिक। तो जब यह बिंदी किसी वर्ण के दाएं लगेगी तो वह पंचमाक्षर का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसमें एक ही वर्ण आता है जिसे हम लोग कहते हैं ङ। कमाल की बात तो यहां पर आती है कि जब इस बिंदी का प्रयोग वर्ण के नीचे कर दिया जाता है तो अब यह, इस समय एक शब्द सुने होंगे, ताड़न जात। अब देखिए इस बिंदी को हम लोग बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह। ये क्या है, ताड़न जात चिन्ह। और जब यह वर्ण के नीचे लगता है तो उससे ताड़न जात व्यंजन का निर्माण होता है। आप देखे होंगे कि ट वर्ग का 2 वर्ण आता है जिसे हम लोग ड ढ बोलते हैं। तो यह देखिए मूर्धन्य वर्ण है, ट वर्ग का है, किंतु जब इस ताड़न जात चिन्ह का प्रयोग यहां पर कर दिया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ताड़न जात व्यंजन। अब ये क्या बना, दोनों ताड़न जात व्यंजन, ये ताड़न जात व्यंजन बन गया। इसका उपनाम भी आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त तोड़े तो उत का मतलब ऊपर होता है, क्षिप्त माने फेंकने वाला। अर्थात जब किसी वर्ण का उच्चारण करे और जीवा झटके से ऊपर जाए और झटके से नीचे आ जाए तो उन वर्णों को हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण, या इसे हम लोग कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन। तो ये क्लियर हो गया कि जब इस किसी वर्ण के नीचे इस बिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर इसे ताड़नजात चिन्ह कहते हैं, इसे पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं, इसे अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं, ऊपर होगा तो। अब रही बात कि जब इस वर्ण का प्रयोग, जब इस बिंदु का प्रयोग किसी वर्ण के बाएं कर दे तब क्या होता है। तो देखिए ये तो और अच्छी बात है कि जब बाएं करते हैं तो इस समय एक शब्द आ रहा है आप लोगों के एग्जाम में बार बार, आगत ध्वनि। अब देखिए आगत ध्वनि का निर्माण होता है, आगत व्यंजन का निर्माण होता है, और इसके अंतर्गत 5 प्रकार के व्यंजन आते हैं। आप पढ़े हैं व्यंजन क, ख, ज, प और फ। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन है, किंतु जब इस आगत ध्वनि, आगत चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो यही ध्वनि आगत ध्वनि बन जाती है। अब इसका प्रयोग जब भी होता है आप देखे होंगे ऐसे होता है, जैसे हिंदी की एक कहावत सुने हैं साहब आप कि नुक्ता के हेर फेर से क्या होता है, खुदा जुदा हो जाता है सर। तो ये नुक्ता है, नुक्ता का मतलब होता है बहुत छोटा चिन्ह। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आगत ध्वनि, और आगत ध्वनि में ये 5 ध्वनियाँ आती हैं। कुछ चीज़ें हैं आप याद रखेंगे
कि जब इनका आगत ध्वनि में प्रयोग होता है तो कुछ नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे ज को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं। लेकिन जब इसका आगत ध्वनि में प्रयोग कर देंगे तो अब इस जे को क्या लिखेंगे? अब यही आगत ध्वनि हो जाएगी तो इंग्लिश इसकी जेड हो जाती है सर। ग लिखते हैं, ग की इंग्लिश क्या होती है? जी। किंतु जब इसे आगत ध्वनि में चेंज किया जाता है तो इसी ग का इंग्लिश क्या होता है? जी एच हो जाता है सर जी। जैसे कि अभी ये पढ़े हैं तो देखिए ड और ढ लिखे हैं ना, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ड की इंग्लिश डी और ढ की इंग्लिश डी एच होती है। लेकिन जब यह ताड़न जात वर्ण होता है तो इसी ड की अंग्रेजी क्या हो जाती है? आर हो जाती है। और ढ की अंग्रेजी आर एच हो जाती है। तो सेम ये दिमाग में रखेंगे कि ये ध्वनियाँ जब इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन में किया जाता है तो इनकी स्पेलिंग, इनका मीनिंग, इनका महत्व कुछ बढ़ जाता है। ये स्पष्ट रखेंगे।